तो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया, जो कि आज हम लोग फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत में नैदानिक मनोविज्ञान का विकास है, जो कि इसे दो भागों में इसके इतिहास को बताया गया है। पहला जो है फॉर्म ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन एंशिएंट टाइम के बारे में बताया जा रहा है, जो कि पुरातन समय में नैदानिक मनोविज्ञान का प्रारूप। इसमें भारतीय संस्कृति में पुराने समय में नैदानिक मनोविज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, परंतु असामान्य व्यवहार के कारण उनका मनोवैज्ञानिक ज्ञान तथा उपचार संबंधित कई तथ्य ऐसे थे जो आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान में है। इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए यह कहा जा सकता है कि पुरातन समय में भी किसी न किसी रूप में नैदानिक मनोविज्ञान का अस्तित्व था। भारतीय संस्कृति में 4 तरह के वेद हैं, जो कि आप सभी जानते हैं, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसे 4 वेदों में बताया गया है। मानसिक रोग एवं उससे उपचार से है। इस वेदों का उद्देश्य मानव कल्याण के उपायों का मार्गदर्शन करना है। ये 4 जो वेद हैं, इसमें अर्थवेद के अनुसार ह्यूमन पर्सनालिटी को 4 शारीरिक तत्व होते हैं, जो कि है वात, पित्त, श्लेष्मा, कफ। किसी भी व्यक्तियों में सभी गुण या तो जन्म से ही मौजूद होती है या उनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती है। इसमें आपस में एक संतुलन बना होता है। यदि किसी कारण से इस संतुलन में गड़बड़ी होती है तो व्यक्ति का शरीर शारीरिक रोग से ग्रसित हो जाता है और पुनः उपचार करके उसके संतुलन को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह के व्यक्तित्व के 3 मानसिक गुण या वृत्ति होते हैं, जो कि है पहला सत्व गुण, रजस गुण और तीसरा है तमस गुण। ये सभी गुण व्यक्ति में जन्म से उनके मानस या मन में मौजूद होता है। ये तीनों गुण आपस में एक संतुलन बनाकर व्यक्ति में सामान्यता बनाए रखते हैं। सत्व गुण में व्यक्ति के मानसिक शुद्धता एवं मानसिक सामंजस्यता इत्यादि बना होता है, और रजस गुण में व्यक्ति में प्रभुत्व, गत्यात्मकता प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और तमस गुण में व्यक्ति में संवेगी प्रवृत्तियाँ, क्रोध, मंदन इत्यादि उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति में रजस तथा तमस गुण की अधिकता हो जाती है तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति का मानसिक संतुलन क्षुब्ध हो जाता है। व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, जिसमें कुछ गुण का स्वरूप साधारण है तथा कुछ का स्वरूप गंभीर है। इन रोगों के उपचार के लिए 2 तरह के तंत्र या सिस्टम का वर्णन किया गया है। पहला है अथर्वाणिक सिस्टम, दूसरा है कौशिक सिस्टम। अथर्वाणिक सिस्टम में मनोवैज्ञानिक उपचार का बल डाला गया है। इसमें चिकित्सा में मंत्रविद्या, उत्तरण, आश्वासन, असंवेदीकरण, तप, बलिदान इत्यादि सम्मिलित है। जबकि एंशिएंट इंडियन में चिकित्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो योगा के अभ्यास पर आधारित है। योगा एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के क्रमिक उत्थान के तरीकों पर बल डालते हुए संपूर्ण मानसिक शांति की स्थिति तक, जहां रोगी के मन को विक्षुब्ध करने वाला कुछ भी नहीं होता है, पहुंचने के उपायों का वर्णन किया जाता है। योगा के कई स्कूल हैं, जिनमें से हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रम योग या लय योग प्रधान है। हठ योग का संबंध ऐसे शारीरिक व्यायाम से है जिसमें मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। जबकि 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद के कुछ महापुरुषों ने भी भारतीय मानसिक चिकित्सा पद्धति में अपना योगदान किया। इसमें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम, जिसे आधुनिक समय में नैदानिक मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था। तो चलिए जानते हैं। भारत में मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में अध्ययन का इतिहास पुराना नहीं है। सचमुच में भारत के कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विभाग सबसे पहले कब शुरू हुआ था, क्या आप लोग को पता है? तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। 1915 में खोला गया। यहीं से भारत में मनोविज्ञान का इतिहास विधिवत रूप में प्रारंभ होता है। उस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान को विज्ञान में रखा गया, जिसे कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस। इसके बाद 1924 मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पढ़ाई एक अलग विभाग खोलकर प्रारंभ किया।
1924 में ही IPA का स्थापना हुआ, जिसे इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई, और IJP का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसे इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का एक विधिवत जर्नल था। जहाँ तक मनोविज्ञान के इतिहास का प्रश्न है, वह तुलनात्मक रूप से और नया है, और कोलकाता 1938 में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त उप विभाग खोला, जिससे परीक्षणों सिद्ध करना एक छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना था। यहीं से नैदानिक मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद उसके 16 साल पूर्व 1922 में ही प्रोफेसर GS बोस द्वारा साइकोएनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की जा चुकी थी। इस सोसाइटी में 1940 में कोलकाता के लुम्बिनी पार्क मेंटल की स्थापना किया, जहां लोगों को मनोविश्लेषण का प्रयोग मानसिक चिकित्सा के रूप में करने की विशेष प्रशिक्षण दी जाने लगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस समय तक 19 ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां नैदानिक मनोविज्ञान की पढ़ाई भी होती थी। भारत में 5 ऐसे महत्वपूर्ण नैदानिक केंद्र भी है जहां मनोविज्ञान की प्रशिक्षण 5 केंद्रों में से पहला जो केंद्र है नैदानिक मनोविज्ञान का, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर में स्थापित है, जो कि इसका नाम अभी NIMHANS रखा गया है, जिसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। एंड है CIP, जिसे रांची कहाँ स्थापित है, तो रांची में स्थापित है, जिसे फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी काकी रांची। तीसरा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी और एलाइड साइंस काकी रांची। नेक्स्ट है लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल कोलकाता। इसी तरह से नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र स्तर पर उत्तम विकास हुआ। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।